नमस्कार दोस्तों, कोरिलेशन पार्ट फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कोरिलेशन से संबंधित अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कोरिलेशन की हमें क्यों आवश्यकता है, कोरिलेशन क्या होता है और कोरिलेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और डिग्री ऑफ कोरिलेशन के संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नीड ऑफ कोरिलेशन अर्थात कोरिलेशन की आवश्यकता क्यों है। अभी तक हमने जो अध्ययन किया था उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और अपकिरण के माप का अध्ययन किया था, अर्थात मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का अध्ययन किया था। और उन दोनों ही अध्ययन के अंदर हम क्या करते थे, यूनिवेरिएट एनालिसिस का अध्ययन करते थे, अर्थात वहाँ पर जो वेरिएबल होता था एक सिंगल वेरिएबल होता था और उसी का हम मेजरमेंट किया जाता था। लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में दो या दो से अधिक घटनाएं जो होती है वो एक दूसरे से संबंधित होती है और एक में परिवर्तन का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में यदि हम कहें कि वस्तु की कीमत में कमी से मांगी गई मात्रा बढ़ती है तो कीमत में परिवर्तन का मांगी गई मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाते हैं और एक में परिवर्तन का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो डेटाज जो होते हैं वो पेयर्ड मेजरमेंट्स के रूप में हमारे सामने होते हैं, अर्थात युग्म माप के रूप में हमारे सामने डेटा होते हैं और इन डेटाज को सीरीज़ को बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट कहा जाता है और जिसका इसमें विश्लेषण हम करेंगे। इस प्रकार का जो बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट जो एनालिसिस होता है वो कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति और अपकिरण के जो माप थे, इन दोनों ही माप के अंतर्गत हमने क्या किया था, यूनिवेरिएट एनालिसिस किया था, एक सिंगल वेरिएबल होता था। और कोरिलेशन के अंदर बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया जाएगा। ये कोरिलेशन में भी होता है और प्रतिगमन विश्लेषण में भी होता है। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि कोरिलेशन या सहसंबंध क्या होता है। देखिए, कोरिलेशन जो होता है वो दो या दो से अधिक चर मूल्य होते हैं। उसमें दो चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि किसी एक चर के मूल्य में कमी या वृद्धि करने पर दूसरे चर मूल्य में भी कमी या वृद्धि हो जाए तो उसे सहसंबंध कहा जाता है। दो चर मूल्य हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सरलता से समझाने के लिए यहाँ पर हमने दो चर मूल्य लिए हैं कि दो चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक चर मूल्य में कमी या वृद्धि करने पर दूसरे चर मूल्य में भी कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, तो उसे सहसंबंध कहा जाता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होना। कि किसी वस्तु की कीमत में कमी हुई और कमी के परिणाम स्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन होगा वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ऋणात्मक सहसंबंध होगा। जो इसके हम कोरिलेशन के जो प्रकार है, टाइप्स है, उसका जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो उसमें इसको एक्सप्लेन और अधिक किया जाएगा। यहाँ पर इतना जानना जरूरी है कि कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये जो दोनों ही घटनाएं क्या है, एक दूसरे से संबंधित है और एक में परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन होता है। यहाँ पर कोरिलेशन के लिए कारण परिणाम संबंध होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन यदि कारण परिणाम संबंध है तो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट होता है, अर्थात सार्थक होता है, महत्वपूर्ण होता है, अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं इसमें कि एक निश्चित आयु तक बच्चे की आयु बढ़ने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होना। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन किस प्रकार का, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एक निश्चित आयु तक, सामान्यतः हम मान सकते हैं कि 25 ईयर्स तक एक बच्चे की आयु बढ़ती है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 या 10 साल का जब बच्चा होता है तो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है तो उसकी लंबाई भी क्या होती है,
बढ़ती रहती है। तो दोनों में जो कोरिलेशन होता है वो कैसा हुआ, पॉजिटिव धनात्मक कोरिलेशन होगा। इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो कोरिलेशन के संबंध में कि जब भी पूछा जाए कि कोरिलेशन क्या होता है, तो दो चरों के मध्य इस प्रकार का संबंध होता है कि एक चर में कमी या वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी कमी या वृद्धि हो जाए तो उसे सहसंबंध कहा जाता है। नेक्स्ट, कार्य कारण संबंध तथा सहसंबंध अर्थात कॉजेशन एंड कोरिलेशन। ये भी कई बार 5 अंक का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इस पर भी कारण कार्य संबंध के बारे में विस्तार से बताइए या कारण कार्य संबंध तथा सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ यही है कि कारण और परिणाम के आधार पर कोई सहसंबंध होता है तो वो सहसंबंध क्या माना जाता है, सार्थक माना जाता है। कि एक उसमें चर होता है वो कारण होता है और दूसरा चर उसका अगर परिणाम या प्रभाव या कार्य हो तो वो कारण कार्य का सहसंबंध कहलाता है। देखिए इसमें कि जब एक चर में परिवर्तन कारण हो और दूसरे चर में परिवर्तन कार्य प्रभाव या परिणाम हो उसका, तो उसे कार्य कारण सहसंबंध कहा जाता है। इस प्रकार के सहसंबंध को महत्वपूर्ण या सार्थक माना जाता है। इसमें कारण में परिवर्तन से प्रभाव परिवर्तित होता है, अर्थात कारण जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें परिवर्तन होने से प्रभाव जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें परिवर्तन होता है, न कि प्रभाव में परिवर्तन से कारण, अर्थात डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसमें परिवर्तन होने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट है इसमें कि कारण में परिवर्तन से प्रभाव परिवर्तित होता है, अर्थात स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने से आश्रित चर में परिवर्तन होता है, न कि आश्रित चर में परिवर्तन से स्वतंत्र चर में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि वर्षा कृषि उत्पादन का कारण है। कृषि उत्पादन वर्षा होने का कारण नहीं है, अर्थात वर्षा होने से कृषि उत्पादन होता है तो कृषि उत्पादन का कारण क्या हुआ, वर्षा हुई। और कृषि उत्पादन वर्षा होने का कारण नहीं है कि कृषि उत्पादन होने से वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार से संबंध के अंदर कारण और परिणाम का अगर संबंध होता है तो वो कार्य कारण संबंध कहलाता है और इस प्रकार का सहसंबंध वो सार्थक माना जाता है। कारण कार्य संबंध के बिना भी क्या हो सकता है, सहसंबंध हो सकता है। सहसंबंध के लिए जरूरी नहीं है कि कारण कार्य संबंध हो, और अगर उसमें कार्य कारण संबंध नहीं है तो वह ऐसा संबंध क्या माना जाएगा, केवल वो साहचर्य होगा, एसोसिएशन होगा उन दोनों के बीच में, या उन दोनों के बीच में कोवेरिएशन होगा, सहविचरण होगा, जो अर्थहीन हो सकता है। अर्थात अगर दो वेरिएबल के अंदर कोई रिलेशन हो और उनमें अगर कोई कार्य कारण का संबंध नहीं हो तो ऐसा सहसंबंध केवल एसोसिएशन होगा, कोवेरिएशन होगा, केवल सहविचरण होगा, जो कि अर्थहीन हो सकता है। और इस प्रकार के सहसंबंध को भ्रामक सुपरफ्लुअस अथवा निरर्थक नॉनसेंस या संयोग से सहसंबंध कहा जाता है, अर्थात बाई चांस हो सकता है, देव से हो सकता है, संयोग की वजह से इस प्रकार का सहसंबंध हो सकता है। और ऐसा सहसंबंध होता है वो अर्थहीन होता है, अर्थात सहसंबंध वही अच्छा माना जाता है जिसमें कार्य कारण का संबंध हो। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से और अधिक इसको स्पष्ट कर देते हैं। जैसे यदि यह कहा जाए कि राजस्थान में बाजरे के उत्पादन में वृद्धि से आसाम में चाय के उत्पादन में वृद्धि होती है, और दोनों के अंदर हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इस प्रकार का सहसंबंध क्या होगा, नॉनसेंस होगा, सुपरफ्लुअस होगा, या बाई चांस हो सकता है। अर्थात राजस्थान में बाजरे के उत्पादन में वृद्धि होने से आसाम में चाय के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, तो ये कोई कारण और परिणाम का संबंध नहीं है, ये बाई चांस है, संयोग है, और ऐसे संबंध को नॉनसेंस कोरिलेशन कहते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें कि ऊनी कपड़ों की बिक्री में वृद्धि के साथ साथ गर्म पेय पदार्थों की बिक्री में वृद्धि होना। कि ऊनी कपड़ों की बिक्री बढ़ती है तो उसके साथ साथ चाय और कॉफ़ी की बिक्री में भी वृद्धि हो जाती है, लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे के कारण परिणाम नहीं है। अर्थात ऊनी कपड़ों की बिक्री में वृद्धि होना कोई कारण नहीं है, जबकि इसी की वजह से चाय और कॉफ़ी की मांग नहीं बढ़ती है, बल्कि चाय और कॉफ़ी की मांग बढ़ना और ऊनी कपड़ों की बिक्री में वृद्धि होने के पीछे एक तीसरा कारण होता है, जो कि
सर्दी का मौसम हो सकता है, अर्थात विंटर सीजन हो सकता है, जिसमें उन्हीं कपड़ों की बिक्री भी बढ़ेगी और चाय और कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ती है, जिससे उनकी बिक्री में वृद्धि होती है। तो इन दोनों के पीछे जो रीजन होता है वो विंटर सीजन है। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई कारण परिणाम का संबंध नहीं है। तो इस प्रकार का कोरिलेशन भी क्या है, वो अर्थहीन होता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं कि कारों की संख्या में वृद्धि से मोबाइल की संख्या में वृद्धि होना, अर्थात कारों की संख्या बढ़ने से मोबाइल की संख्या नहीं बढ़ती है, बल्कि दोनों के पीछे कोई तीसरा कारण है। वो कारण है आय वृद्धि हो सकता है। अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है वो आय वृद्धि है इसमें, कि व्यक्ति की आय बढ़ने की वजह से कारों की संख्या में वृद्धि होती है और मोबाइल की संख्या में भी वृद्धि होती है, अर्थात दोनों की ही डिमांड बढ़ती है। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध होता है वो अर्थहीन होता है। अगर हम दोनों के डेटा के आधार पर कोरिलेशन निकालेंगे तो कोरिलेशन हमें ज़रूर मिलेगा, और लेकिन इस प्रकार का सहसंबंध है वो केवल एसोसिएशन होगा, कोविरेशन होगा, ये सार्थक नहीं होता है। इसके बाद में हम इसमें जानते हैं सहसंबंध के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है सहसंबंध। तो सहसंबंध मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, जो कि हम दिशा के आधार पर निर्धारित करते हैं। दूसरा, अनुपातों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं, जो कि लीनियर और नॉन लीनियर हो सकता है, अर्थात रेखीय अथवा वक्रीय हो सकता है। और तीसरा, जो कि हम चरों की संख्या के आधार पर निर्धारित करते हैं, वेरिएबल्स की जो संख्या है नंबर के आधार पर हम निर्धारित करते हैं, जो कि सिंपल कोरिलेशन हो सकता है, मल्टीपल कोरिलेशन हो सकता है और पार्शियल कोरिलेशन हो सकता है। अब हम इनके संबंध में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम परिवर्तन की दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर हम कोरिलेशन को जान लेते हैं, और यह कोरिलेशन 2 प्रकार का हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव सहसंबंध हो सकता है। तो सबसे पहले धनात्मक सहसंबंध। देखिए, जब दो चरों में जो परिवर्तन है वो एक ही दिशा में हो तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो, या एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में भी कमी हो। डायरेक्शन एक ही है, यहाँ पर एक चर में वृद्धि हुई तो दूसरे चर में भी वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रही है, अर्थात डायरेक्शन एक है। इसी प्रकार से एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में भी कमी होना, अर्थात दोनों में कमी हो रही है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन एक ही है, एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ना, अर्थात पूर्ति का नियम यहाँ लागू होता है। तो ये धनात्मक सहसंबंध का ही एग्जाम्पल है पूर्ति का नियम, कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ना, दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार का सहसंबंध होता है वो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। इसके बाद में हम दूसरा जो दिशा के आधार पर सहसंबंध होता है वो ऋणात्मक सहसंबंध होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है। जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में नहीं हो बल्कि विपरीत दिशा में हो, जब दो चरों में जो परिवर्तन है वो विपरीत दिशा में हो तो उसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। अर्थात एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी, तो यहाँ एक में वृद्धि हो रही है और दूसरे में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अर्थात एक में है वो बढ़ रहा है और दूसरे में क्या हो रही है, यहाँ कमी हो रही है। जबकि यहाँ पर हमने देखा था कि पॉजिटिव के अंदर दोनों के अंदर वृद्धि होती है। तो एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी हो, या एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो, तो ऐसे सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि वस्तु की कीमत घटने पर मांग की मात्रा बढ़ना, अर्थात जो मांग का नियम है वो ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है, कि वस्तु की कीमत घटती है तो मांगी की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दोनों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, कीमत तो घट रही होती है और मांगी गई मात्रा बढ़ रही होती है। तो ऐसे स्थिति में जो सहसंबंध होता है वो ऋणात्मक सहसंबंध होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो यह सहसंबंध का पहला प्रकार था जो कि परिवर्तन की दिशा के आधार पर है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव हम उसे कहेंगे जब दोनों चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, और नेगेटिव सहसंबंध उसे कहा जाता है जब दोनों चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो।
इसके बाद में हम सहसंबंध का जो दूसरा प्रकार है वो देखते हैं। दूसरे प्रकार में हम अनुपातों के आधार पर इसको हम विभाजित करते हैं। परिवर्तन के अनुपात के आधार पर है, जो कि दो प्रकार का हो सकता है। एक रेखीय लीनियर कोरिलेशन होता है और दूसरा नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर कोरिलेशन या रेखीय सहसंबंध। देखिए, रेखीय सहसंबंध क्या होता है कि यदि दो चरों के मध्य परिवर्तन का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है अर्थात कांस्टेंट होता है, तो ऐसा सहसंबंध रेखीय कहलाता है। दो चरों के मध्य परिवर्तन का अनुपात क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है, अनुपात स्थिर है, तो ऐसा सहसंबंध रेखीय या लीनियर कहलाता है। अगर इसे हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें कि मुद्रा की पूर्ति में सदैव 10% की वृद्धि होने पर कीमत स्तर में सदैव 15% की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे सहसंबंध को रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। कि यदि हम मुद्रा की पूर्ति में 10% वृद्धि करते हैं और कीमत में भी क्या हो जाएगी, 15% की वृद्धि हो जाएगी। फिर दोबारा हम मुद्रा की पूर्ति को 10% बढ़ाते हैं दूसरी बार, तो फिर कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है। फिर हम तीसरी बार फिर मुद्रा की पूर्ति को 10% बढ़ाएं और कीमत स्तर में फिर 15% की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे सहसंबंध को हम रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। अर्थात जो दोनों में बीच में परिवर्तन का जो अनुपात है वो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, अनुपात है वो स्थिर रहता है, तो ऐसा सहसंबंध होता है वो लीनियर कोरिलेशन या रेखीय सहसंबंध कहलाता है। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध होता है वो भौतिक और गणितीय विज्ञानों में ही पाया जाता है, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में नहीं होता। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में होता है वो नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है, क्योंकि जो कांस्टेंट जो रेशियो है वो केवल वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे जो साइंस है उसमें ही हो सकता है। सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर में इस प्रकार का कोरिलेशन नहीं होता है, वहाँ पर नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है वो क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। नॉन लीनियर भी इसको कह सकते हैं, और इसमें एक सरल रेखा नहीं बनती है, एक वक्राकार आकृति बनती है, इसको कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी कहा जाता है, या वक्रीय सहसंबंध भी इसको कहा जाता है। तो यदि दो चरों के मध्य परिवर्तन का अनुपात अस्थिर रहता है, लीनियर के अंदर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है अर्थात अस्थिर है, तो ऐसे सहसंबंध को हम गैर रेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध वो कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो चरों में परिवर्तन समान अनुपात में न होकर एक चर में दूसरे की अपेक्षा कम या अधिक परिवर्तन हो, तो ऐसा संबंध गैर रेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध वो कहलाता है। पहले वाले में जो परिवर्तन का जो अनुपात था वो समान था, कि हम 10% का परिवर्तन कर रहे थे तो दूसरे चर में 15% का परिवर्तन हो रहा था, तो वो जो दोनों के बीच में जो रेशियो है वो कांस्टेंट कंटिन्यू बना रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच में जो रेशियो होता है वो परिवर्तित होता रहता है, समान अनुपात में नहीं रहता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम कहें कि मुद्रा की पूर्ति में 10% की वृद्धि करने पर कीमत स्तर में एक बार 15% की वृद्धि होती है, फिर दूसरी बार अगर हम मुद्रा की पूर्ति को 10% बढ़ाते हैं तो कीमत स्तर में 10% की वृद्धि हो जाती है, और तीसरी बार फिर हम मुद्रा की पूर्ति को 10% बढ़ाते हैं तो कीमत स्तर में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, अर्थात अस्थिर होता है। तो ऐसा जो संबंध होता है वो नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन, गैर रेखीय या वक्रीय सहसंबंध कहलाता है। यहाँ पर इसी को एग्जाम्पल के रूप में व्यक्त किया गया है कि ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर एक वक्र रेखा प्राप्त होती है, यहाँ पर एक वक्र के रूप में रेखा प्राप्त होती है, जबकि लीनियर में क्या होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे विज्ञापन व्यय में प्रत्येक 10% की वृद्धि होने पर बिक्री में 10 या 15% की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे संबंध को गैर रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। इसके बाद में सहसंबंध का जो तीसरा जो प्रकार जो आता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर, अर्थात चरों की संख्या के आधार पर हम उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले सरल सहसंबंध होता है जहाँ पर केवल दो ही वेरिएबल हो, दो चर मूल्यों के जो मध्य
जो संबंध होता है वो सरल सहसंबंध कहलाता है। सिंपल कोरिलेशन उसको कहा जाता है। इसमें एक कारण या स्वतंत्र चर होता है और दूसरे परिणाम या आश्रित चर होती है। अर्थात दो चरों के मध्य अगर कोई संबंध होता है तो वो सरल सहसंबंध कहलाता है। अर्थात नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें ओनली 2 होती है, केवल 2 होती है, जिसमें एक वेरिएबल है वो स्वतंत्र होती है अर्थात जिसको हम कारण कहते हैं, और दूसरी जो चर होती है वो आश्रित अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, जो कि उस कारण का परिणाम होती है। तो यहाँ 2 ही चर होती है, एक कारण एक परिणाम, अथवा एक स्वतंत्र और आश्रित चर होती है, और उन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो सरल सहसंबंध कहलाता है। यहाँ पर मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूँ कि सहसंबंध के लिए कारण और परिणाम होना जरूरी नहीं है। यदि ऐसा होता है तो उस सहसंबंध को सार्थक माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में सहसंबंध का जो चरों की संख्या के आधार पर वो दूसरा होता है वो बहुगुणी सहसंबंध होता है, मल्टीपल कोरिलेशन होता है। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है कि चरों की संख्या 2 से अधिक होती है तो उसे बहुगुणी सहसंबंध कहा जाता है। देखिए कि जब 2 से अधिक चर मूल्यों के बीच में सहसंबंध हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चरों का एक आश्रित चर पर सम्मिलित प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल तो केवल सिंगल होता है, एक ही होता है, लेकिन इनडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं अर्थात जो स्वतंत्र चर जो होते हैं या जिसको हम कारण कहते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो उनके बीच में अगर कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है तो बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। यहाँ पर होता यह है कि जो आश्रित चर होता है उस पर 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चरों का एक साथ प्रभाव देखा जाता है, सम्मिलित प्रभाव देखा जाता है, तो वो बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम यह कहें कि गेहूं का जो उत्पादन है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आश्रित चर है, जबकि टेम्परेचर है, रेन है और फर्टिलाइज़र है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अर्थात हम कहें कि तापक्रम का, वर्षा का और खाद का गेहूं के उत्पादन पर प्रभाव हम ज्ञात करते हैं तो वो मल्टीपल कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पर स्वतंत्र चरों की संख्या क्या है, 3 है, जिसमें खाद भी है, वर्षा है और तापक्रम है, और आश्रित चर क्या है इसमें, गेहूं का उत्पादन है। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्या हुए, स्वतंत्र चरों का प्रभाव हमने सम्मिलित प्रभाव किस पर देख रहे हैं, गेहूं के उत्पादन पर देख रहे हैं, तो ये मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। इनके बीच में जो सहसंबंध ज्ञात किया जाता है वो मल्टीपल कोरिलेशन होता है। तीसरा जो चरों की संख्या के आधार पर जो इसका प्रकार आता है वो पार्शियल कोरिलेशन या आंशिक सहसंबंध कहलाता है। आंशिक सहसंबंध में क्या होता है कि 2 से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, 2 से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि मल्टीपल में किया जाता है। यहाँ पर भी 2 से अधिक चर मूल्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस होगा। लेकिन एक या एक से अधिक चर मूल्यों को स्थिर रखकर केवल 2 चर मूल्यों अर्थात एक स्वतंत्र और एक आश्रित चर के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर जो डिफरेंस जो आता है कि एक या एक से अधिक चर मूल्यों को स्थिर रखकर मल्टीपल कोरिलेशन में किसी भी वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको स्वतंत्र यानी उसको स्थिर नहीं रखा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्थिर नहीं रखा जाता है, बल्कि उसका सम्मिलित प्रभाव है वो आश्रित चर पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक से अधिक चर मूल्य को एक को भी कांस्टेंट रख सकते हैं या एक से अधिक को भी कांस्टेंट रख करके केवल हम एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था कि गेहूं के उत्पादन पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे कि टेम्परेचर है, रेन है, फर्टिलाइज़र है, उसका इफ़ेक्ट हम किस पर देख रहे थे, व्हीट के प्रोडक्शन पर, गेहूं के उत्पादन पर देख रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, साथ ही हम
रेन को कांस्टेंट रख लेते हैं, अर्थात वर्षा को और तापक्रम को हम स्थिर मान लेते हैं। केवल हम सहसंबंध ज्ञात कर रहे हैं दो के मध्य, जिसमें एक है खाद और दूसरा है गेहूं का उत्पादन। तो इस प्रकार का जब सहसंबंध हम ज्ञात करेंगे, दो को कांस्टेंट इंडिपेंडेंट में से हमने दो को कांस्टेंट रख दिया है, किसको वर्षा को, और दूसरा हमने किसको स्थिर रखा है, तापक्रम को। उन दोनों को स्थिर रख करके केवल हम खाद का और गेहूं के उत्पादन के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं, तो वो आंशिक सहसंबंध कहलाता है, अर्थात पार्शियल कोरिलेशन कहलाता है। वही एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हमने स्पष्ट किया है कि वर्षा की मात्रा को हमने कांस्टेंट रखा है। जब हमने 3 वेरिएबल का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर अगर हम 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो तो उनको मान करके ये एग्जाम्पल दिया गया है कि वर्षा की मात्रा को स्थिर रखकर खाद की मात्रा और गेहूं के उत्पादन के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो उसे आंशिक सहसंबंध कहा जाता है। तो इस प्रकार से सहसंबंध के जो प्रकार थे वो 3 प्रकार के थे। पहला सहसंबंध था वो परिवर्तन की दिशा के आधार पर, जिसमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध हो सकता है। दूसरा जो हमारा प्रकार था वो अनुपातों के आधार पर था, अनुपातों में परिवर्तन के आधार पर, जो कि 2 प्रकार का हो सकता था। पहला लीनियर अर्थात रेखीय सहसंबंध, और दूसरा नॉन लीनियर या गैर रेखीय सहसंबंध होता है। तीसरा जो सहसंबंध का प्रकार था जो कि चरों की संख्या के आधार पर था, जो कि 3 प्रकार का हो सकता है। पहला सरल सहसंबंध सिंपल कोरिलेशन हो सकता है, दूसरा मल्टीपल कोरिलेशन अर्थात बहुगुणी सहसंबंध हो सकता है, और तीसरा जो होता है वो आंशिक सहसंबंध पार्शियल कोरिलेशन हो सकता है। इसके बाद में हम सहसंबंध की जो डिग्री है उसके संबंध में हम जान लेते हैं, डिग्री या परिमाण है। तो देखिए इसमें जैसे कि हमने अध्ययन किया था कि सहसंबंध का प्रकार है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है दिशा के आधार पर, तो वहाँ पर हम इन दोनों को हमने लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके आधार पर हम इसकी डिग्री का निर्धारण करते हैं। डिग्री है वो कुल मिलाकर के 5 प्रकार की हो सकती है, मुख्य रूप से 4 होते हैं, कुल मिलाकर के 5 हो सकती हैं। पहली पूर्ण या परफेक्ट हो सकती है, दूसरी उच्च अर्थात हाई हो सकती है, तीसरी मध्यम या मॉडरेट हो सकती है, तीसरी निम्न या लो, और चौथी जहाँ कोरिलेशन हो ही नहीं, एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो सहसंबंध। तो यहाँ पर हम दोनों के ही ये जो परिमाण है पूर्ण, उच्च, मध्यम, निम्न और अनुपस्थित, इनको हम क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर हम इसको देखते हैं। तो जब पूर्ण सहसंबंध होता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में इनकी जो डिग्री होती है +1 अगर धनात्मक है, और नेगेटिव है तो ये -1 हो सकता है। तो +1 होगा पूर्ण धनात्मक में, और पूर्ण ऋणात्मक के अंदर ये -1 होता है। और सहसंबंध की जो रेंज होती है वो +1 to -1 होती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सहसंबंध की जो रेंज है वो क्या होती है या कितनी होती है, तो ये +1 to -1 होती है। दूसरा है इसमें उच्च सहसंबंध हम किसे कहेंगे, यदि 0.75 और 1 के बीच में सहसंबंध हो और वो धनात्मक हो तो उच्च धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। और यदि -0.75 to -1 के मध्य कोरिलेशन होता है तो उसको हम उच्च ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है उसको। तो यहाँ पर केवल डायरेक्शन वो अलग अलग होगा, रेंज वही रहेगी। इसमें हाई के अंदर 0.75 to +1 के बीच में होता है, 0.75 to 1, और यदि प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव और माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव होता है। मध्यम 0.25 से लेकर के अगर 0.75 के बीच में अगर कोरिलेशन है तो उसको हम मध्यम कहेंगे, और यह धनात्मक होगा, और यदि माइनस का साइन है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। तो यहाँ पर -0.25 to -0.75 के बीच में होगा। निम्न किसे कहेंगे, जब 0 से अधिक हो लेकिन 0.25 से कम होता है तो उसको हम निम्न या लो कोरिलेशन कहेंगे। और अगर ये पॉजिटिव है तो धनात्मक, ये प्लस का साइन है तो ये धनात्मक, और माइनस का साइन है ये ऋणात्मक होगा, जो कि 0 से अधिक होगा और 0.25 माइनस से के मध्य होगा। और यदि दोनों चरों के बीच में कोई सहसंबंध नहीं है
तो इस स्थिति में ये 0 सहसंबंध होता है। तो इस प्रकार से इस सहसंबंध की हम जो डिग्री है वो निर्धारित कर सकते हैं, परफेक्ट, हाई, मॉडरेट, लो। और इसका हम उपयोग करते हैं जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन हम करते हैं और जो हमें आंसर मिलता है उस आंसर को इंटरप्रेट करने के लिए, उसका एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं कि सहसंबंध किस प्रकार का है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम मेजर्स ऑफ कोरिलेशन के संबंध में हम पढ़ेंगे, अर्थात कोरिलेशन का माप करने के संबंध में कौन कौन से मेथड है, विधियां हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक्स।